हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव पर। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में किसकी संरचना देख रहे थे? पराग कोश की। ठीक है, आइएगा देखते हैं। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, अब इसी डायग्राम में मैंने ये दिखाई, ये देखिए, ये कौन है? हमारा पराग कोश है। अब इस पराग कोश को जब हमने काटा तो इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे रही है यहां पर। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। हम यहां पर पराग कोश का विकास देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं, मैं पूरा आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिएगा, देखिए, ये इस तरीके से पराग कोश की हमने बात करी थी कि ये एक द्विपालित संरचना थी जिसमें दो पालियां थी, एक ये पाली और एक ये पाली। ये फर्स्ट पाली और ये सेकंड पाली। ठीक है, दो पाली है। जब हमने इसको काटा तो ये इस तरह की संरचना हमें दिखाई दी थी। ठीक है, अब इस संरचना में मैंने आपको बताया था कि एक पाली और ये दूसरी पाली, कितनी पालियां आपको दिखाई दे रही हैं? दो। एक पाली में दो किनारे हैं या दो कोष्ठ हैं। दूसरी पाली में भी कितने कोष्ठ हैं? दो कोष्ठ हैं। टोटल कितने कोष्ठकीय संरचना है? ये चार कोष्ठकीय संरचना है। कौन? एक पराग कोश, चार कोष्ठकीय संरचना। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, प्रत्येक कोष्ठक को हमने क्या नाम दिया था? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, क्या नाम दे दिया था बच्चों? लघु बीजाणु धानी। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, ये लघु बीजाणु धानी का संरचना दिखाने वाला हूं, लघु बीजाणु धानी की। ठीक है, आइए देखिएगा लघु बीजाणु धानी की संरचना। देखिए, लघु बीजाणु धानी की जब हम संरचना देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब ये पराग कोश परिपक्व नहीं हुआ, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? पराग कोश अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उससे पहले की कहानी देख रहे हैं। ठीक है, इस पराग कोश में हमने क्या देखा? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस पराग कोश में चार किनारे थे। प्रत्येक किनारे को आपने क्या नाम दे दिया? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु धानी, मान लेते नंबर देते थे ए बी सी और डी। ठीक है, ये चार लघु बीजाणु धानी है, ए बी सी डी। ठीक है, चारों लघु बीजाणु धानी जो है इनकी एक समान भित्ति है, और इस भित्ति को भी मैंने बता दिया था। क्या बोला था? बाह्य त्वचा। क्या नाम दिया था बच्चों? बाह्य त्वचा। ठीक है, अब वो जो बार बार ये कह रहे थे कि सर इंग्लिश में भी बता दीजिए इनके शब्द, तो याद रखना, बाह्य त्वचा को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। जिन जिन को जो भी प्रॉब्लम होगी मैं वो सारी सॉल्व कराऊंगा। आप बस अपने कमेंट में ये बता दिया करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर चारों लघु बीजाणु धानी की जो समान भित्ति है उसको हमने क्या नाम दिया है? बाह्य त्वचा। इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने क्या बोला? अभी तक पराग कोश परिपक्व नहीं हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है। पराग कोश की हम क्या देख रहे हैं? प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, हम यहां पर प्रारंभिक अवस्था देख रहे हैं किसकी? पराग कोश की। ये अभी परिपक्व नहीं हुआ है। इसकी कहीं ना कहीं चारों किनारे लघु बीजाणु धानी जो थी, इसकी जो समान भित्ति है उसको हमने क्या नाम दे दिया है? बाह्य त्वचा। ठीक है, अब यहां पर प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में ध्यान से सुनना, यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जा रहा है? उत्तक पाया जा रहा है। उत्तक यानी कोशिकाओं का समूह। ठीक है, अब यहां पर जो कोशिकाएं पाई जा रही है, मैंने कल भी आपको या पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये कोशिकाएं परागकण नहीं हैं। ये कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको हमने नाम दिया था अधो स्तरीय
कोशिका। ठीक है, क्या नाम दिया बच्चों? अधोस्तरीय कोशिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। भूलिएगा मत, इनको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोडर्मल सेल या अधोस्तरीय कोशिका, जो कहां पर मिल रही थी? प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा। अब ये अधोस्तरीय कोशिकाओं का ये जो समूह जो है, इस समूह के अंदर एक बड़ी सी अधोस्तरीय कोशिका जो है वो फूल जाएगी। कौन फूल गई है? अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, फिर से सुनिए क्या बोला मैंने। ये अधोस्तरीय कोशिकाओं का क्या था? समूह था। इसमें से एक या दो या कुछ अधोस्तरीय कोशिका जो है वो फूल गई हैं, उनका आकार बड़ा हो गया है। उन कोशिकाओं को, जो किससे निर्मित हुई हैं या किसके बड़े होने से बनी हैं, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, याद रखना, जो अधोस्तरीय कोशिकाओं के फूलने से बनी हैं उनको हम बोलते हैं प्रसू कोशिका। ठीक है, क्या नाम दिया है? प्रसू कोशिका। तो ये जो नीले रंग की हैं, ये कौन है? प्रसू कोशिका। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? याद रखना, आर्की स्पोरियल सेल। याद रखना, क्या नाम देते हैं? आर्की स्पोरियल सेल या प्रसू कोशिका। यहां तक समझ में आ गया ना? अब आगे देखिएगा। अब ये प्रसू कोशिका में क्या होगा, मैं एक लघु बीजाणुधानी में दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सी है? नीले रंग की हमारी कौन सी है? प्रसू कोशिका है। ठीक है, अब इस प्रसू कोशिका में होगा विभाजन। क्या होएगा? प्रसू कोशिका में क्या होएगा? विभाजन। और इसमें जब विभाजन होएगा, तो मेरे ख्याल से आप 12th में हैं तो आपको पता होना चाहिए, 11th में आपने कोशिका विभाजन पढ़ा था, तो समसूत्री विभाजन याद आ रहा है ना? कहीं ना कहीं समसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, और उन दोनों पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। किसके जैसी? अपने जनक के जैसी। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी इस प्रसू कोशिका में क्या होएगा? समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होएगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी। आइए, इसको हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, क्योंकि ये तो विभाजित हो गई है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर ये जो दो कोशिकाएं दिख रही हैं, इनमें से एक कोशिका तो कहां की तरफ है? जरा सोचिए, परिधि की तरफ है, किनारे की तरफ है, और एक केंद्र की ओर है। जरा सोचिए, ये वाली किधर की ओर है? किनारे की ओर। जबकि ये वाली किधर की ओर है? केंद्र की ओर है या नहीं है? ठीक है, तो जो किनारे की ओर है उसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। याद रखना, क्या नाम देते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। बच्चों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर। प्राइमरी पैराइटल सेल। याद रखना, क्या नाम देते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो किसके विभाजन से बनी है? प्रसू कोशिका के विभाजन से, जो किधर की ओर है? नाम में देखिए, भित्तीय आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी भित्ति की ओर है। ठीक है, यानी किनारे की ओर है। तो ये कौन है? हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। समझ में आ गया अब आपको? ठीक है, जबकि केंद्र की ओर जो है, केंद्र की ओर जो है उसे हम नाम देते हैं क्या? प्राथमिक
बीजाणु जनक कोशिका। बड़ा आराम 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 से धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी मैं लिख देता हूं, क्या, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है, क्या, कि यहां पर प्रेप्रसु कोशिका जो थी वो दो कोशिका में विभाजित हो गई है। एक किनारे की ओर है कौन, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और एक केंद्र की ओर है कौन, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते, अब आगे की कहानी जो है वो मैं आपको दूसरे लघु बीजाणु धानी में दिखाता हूं, देखिएगा। यहां पर आपको ये दो कोशिकाएं दिख रही थी, किनारे की तरफ कौन सी थी बच्चों, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है, और केंद्र की ओर कौन है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। पहले किसकी बात करेंगे हम, पहले बात करेंगे किसकी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका की, ठीक है। तो देखिए ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो किनारे की तरफ थी, ये लगातार क्या करेगी, विभाजन करेगी। क्या बोला मैंने, लगातार लगातार करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, क्या करती जा रही है, विभाजन करती जा रही है। अब जरा सोचिए, विभाजन करती जा रही है तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ती जाएगी ना। तो यहां पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस तरीके से कोशिकाएं बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये जो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये कोशिकाएं क्या कुछ स्तर बना रही हैं या नहीं बना रही हैं, किसका निर्माण कर देंगी, स्तरों का निर्माण कर देंगी। और इन स्तरों के बिल्कुल बीच में जरा सोचिए कौन सी कोशिका है, दिमाग लगाएं, कौन सी कोशिका है। हमने किसकी बात नहीं करी अभी, हमने प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका की बात नहीं करी, हमने पहले किसकी बात करी थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं, मैंने क्या बताया कि साहब ये जो किनारे पर जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी, ये लगातार क्या करेगी, विभाजन, और विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे स्तरों का निर्माण हो जाएगा, यानी लेयर का निर्माण हो जाएगा। कई सारी लेयर बन जाएंगी, कई सारी स्तर बन जाएंगी। और बीच में अभी भी कौन सी कोशिका रह गई है, ये लाल रंग वाली, कौन सी थी ये लाल रंग वाली हमारी, कौन सी, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, ठीक है। अब बात आ रही है यहां पर जो स्तरें बन रही हैं, ये कौन कौन सी स्तर है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां पर अलग से दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए, सबसे मैं केवल इतना सा भाग दिखा रहा हूं, इतना सा भाग दिखा रहा हूं, किसका, लघु बीजाणु धानी का, ये वाला। तो जल्दी से मुझे बताएं, सबसे बाहर वाली स्तर कौन सी थी, ये सबसे बाहर जो स्तर है, जो कोशिकाओं से बनी हुई है, जो सभी लघु बीजाणु धानी की समान परत थी, क्या नाम था इस परत का, क्या नाम था इस स्तर का, जो सभी लघु बीजाणु धानी में मिल रही थी, समान थी, क्या नाम था इसका, बाह्य त्वचा, यानी एपिडर्मिस। ये हमने देख ली थी ना। अब बात आ रही है इस एपिडर्मिस के नीचे ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो लगातार विभाजन करी और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं स्तरों का निर्माण हुआ है, वो कोशिकाएं क्या बना रही हैं, स्तर बना रही हैं। कौन कौन सी स्तर बनाई है, आइए देखिएगा। इस बाह्य त्वचा के नीचे जो कोशिकाओं की स्तर मिल रही है, कौन सी मिल रही है, देखिएगा, इस तरीके से ये एक स्तर मिल रही है, ठीक है। इस स्तर का नाम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, अंतस
अंतस्थीसियम। याद रखना क्या नाम है? अंतस्थीसियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, हिंदी में याद रखना अंतस्थीसियम, इंग्लिश में एंडोथीशियम। समझ में आ गया? फिर अब इसके नीचे एक और स्तर है, देखिएगा। अब इस स्तर को देखिए जल्दी से, क्या मैंने कितनी स्तर बनाई हैं? यहां पर कितनी स्तर बनाई हैं? 2 स्तर बनाई हैं। ठीक है, ये 2 स्तर, ये देखिए 1 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, या 3 हो सकती है। ठीक है, फिर से सुनना, क्या बोला मैंने? ये जो लाल रंग की स्तर बनाई है, कई पादपों में ये एकल स्तरीय भी होती है, यानी एक ही होती है। कईयों में ये 2 स्तरीय होती है, कईयों में ये 3 स्तरीय होती है, यानी 1 से 3 स्तरीय हो सकती है। कौन? ये भित्ति या ये स्तर, और इसका नाम है, ध्यान से सुनना, इसे हम बोलते हैं क्या? मध्य स्तर। इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, अब आखिरी जो स्तर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है। ठीक है, अब स्तर के अंदर देखिए जरा, और दूसरी स्तरों के कोशिकाओं के केंद्रक से तुलना करें। ये स्तर के अंदर जो मैंने अभी अभी बनाई है, इस स्तर में एकल केंद्रकीय ये कोशिकाएं जो हैं यहां पर एकल केंद्रकीय हैं या बहु केंद्रकीय हैं? कैसी दिख रही हैं आपको? क्या एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक दिख रहा है, एक से ज्यादा दिख रहे हैं? ज्यादा दिख रहे हैं तो कैसी संरचना है? ये बहु केंद्रकीय संरचना। और ये स्तर सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है। इस स्तर का नाम आपने याद रखना, इस स्तर को हम बोलते हैं टैपीटम, इंग्लिश में भी टैपीटम। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, एक लघु बीजाणुधानी जो थी, अच्छा एक और चीज, ये लघु बीजाणुधानी की 4 स्तर समझ में आ गई? या बीच में जरा जल्दी से मुझे बताएं कौन सी कोशिका है यहां पर? सोचिए, दिमाग लगाएं, कौन सी कोशिका है जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी? कौन? प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। ठीक है, ये प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका है, जबकि ये सारी जो कोशिकाएं हैं ये बनाई गई हैं कौन सी कोशिका से? प्राथमिक भित्तीय कोशिका के विभाजन से बनी है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताएं कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो थी इसने कितनी स्तर बनाई? 4 बनाई कि 3 बनाई? दिमाग लगाएं, दिमाग पे जोर डालें। इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने कितनी स्तर बनाई? भैया इसने 3 स्तर बनाई है, 4 नहीं बनाई है। सबसे बाहर वाली जो थी बाह्य त्वचा जो थी वो तो पहले से मिल रही थी। ठीक है, बाद में कितनी बनी है? 3 बनी है। कौन कौन सी? सबसे पहला अंतस्थीसियम, फिर कौन? मध्य स्तर, और फिर कौन? टैपीटम। समझ में आया? तो ये 3 स्तर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी कौन? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो बच्चों हमारी एनसीईआरटी में ना सीधा दे रखा है, ये संरचना दे रखी है। ठीक है, ये सीधे संरचना दे रखी है, उसमें बता रखा है कि इस तरीके से 4 स्तर है, लेकिन ये नहीं बताया कि भैया स्तर बनी कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, ये स्तरें समझ में आ गई? अब इनका कार्य मैं फटाफट जल्दी से बताता हूं। देखिए, बाह्य त्वचा का कार्य क्या होता है? क्या? सुरक्षा देना। किसको? अंदर की जो संरचना है उनको। ठीक है, अंतस्थीसियम जो होती है ये परागकोश जब फटता है, टूटता है, स्फुटन होता है, उस टाइम पर कार्य करती है। ठीक है, मध्य स्तर जो है इसका काम होता है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत क्या देना? पोषण देना। किसको? अंदर जो कोशिकाएं हैं। कौन है अंदर कोशिका? बीजाणु जनक कोशिकाएं हैं। ठीक है, और आखिरी
कौन सी? टैपिटम। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है, क्योंकि इसके कार्य मैं आपको अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैपिटम के क्या क्या कार्य हैं। समझ में आया? तो हम एक एक करके कार्य देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, एक कोशिका रह गई है हमारी पढ़नी, कौन सी? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ये कौन सी कोशिका थी? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। अब इसका क्या होएगा देखिए बेटा। अब ये देखिए, हमने इसकी बात तो कर ली, ठीक है, इसने कई सारी स्तरें बना दी है। अब हम इसकी बात करने वाले हैं, किसकी? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। यह प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका में भी क्या होएगा? विभाजन होएगा, और उस विभाजन से कई सारी कोशिकाएं बनेंगी। अब आप मुझे बताएं, ये कई सारी अगर कोशिकाएं बन रही हैं, तो इन कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना। तो ये कौन सा उत्तक है बालक? याद रखना है, ये जो उत्तक जो यहां पर मिल रहा है, इस उत्तक को बोलते हैं, भूलना मत, क्या? बीजाणु जनक उत्तक। क्या नाम दिया है बच्चों? बीजाणु जनक उत्तक। तो अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के जल्दी से देखिएगा, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, कि भैया एक लघु बीजाणु धानी जो होती है, उस लघु बीजाणु, एक लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहर की जो स्तर है कौन है? बाह्य त्वचा। उसके नीचे कौन? अंतस्थीसियम। उसके नीचे कौन? मध्य स्तर। उसके नीचे कौन? टैपिटम। टैपिटम के अंदर कौन? बीजाणु जनक उत्तक। तो ये सारी संरचनाएं मैंने आपको बड़े प्यार से समझाई हैं, आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए। जिन्होंने अभी अभी आए हैं वो वापस से एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखें, तब जाकर चीज समझ में आएंगी, ठीक है। अब फाइनली हमने किसका निर्माण कर दिया? बीजाणु जनक उत्तक का। अब आगे क्या होएगा मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या? ध्यान से सुनिए, अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे? बीजाणु जनन। लेकिन वो पढ़ने से पहले एक डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले मैं इसको हटा देता हूं, फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिएगा। इसको लिख लीजिएगा बच्चों सब कुछ। चलिए डायग्राम देखिएगा यहां पर, ये देखिए। अब इस डायग्राम को मैंने कहां से लिया है? आपकी एनसीईआरटी से। यही डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, दे रखा है ना। अब जरा सोचिए, इस डायग्राम में कहीं ना कहीं आपको 4 किनारे दिख रहे हैं। प्रत्येक किनारे को हमने क्या नाम दिया था? लघु बीजाणु धानी, ठीक है। एक लघु बीजाणु धानी जो है वो 4 स्तरों से ढकी हुई है। कौन कौन सी 4 स्तरें हैं? नेक्स्ट वाला डायग्राम देखिए, सबसे बाहर कौन दिख रही है आपको? एपिडर्मिस लिखा हुआ है, कौन थी ये? बाह्य त्वचा। फिर उसके नीचे कौन है? एंडोथीशियम। कौन थी? अंतस्थीसियम। फिर उसके नीचे कौन है? मिडिल लेयर यानी मध्य स्तर। फिर उसके नीचे कौन है? देखिए लाल लाल केंद्रक आपको दिख रहे होंगे, ये कौन है? टैपिटम, दिख रहे। और बिल्कुल अंदर क्या दे रखा है आपको? कहीं ना कहीं वर्ड दिख रहा होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मैं अभी आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं हमने उत्तक बनाया था, कौन सा? बीजाणु जनक उत्तक बनाया था ना। तो ये डायग्राम दिखाना जरूरी था ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? जरा जो सोच समझ के मुझे बताएं। क्या? बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, जो कहां पर होने वाला है बालक? ये लघु बीजाणु जनन कहां पर होएगा? ये उस उत्तक में होएगा जो 4 स्तरों से ढका हुआ था। और वो उत्तक कौन था? बीजाणु जनक उत्तक था, ठीक है। आइएगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने सिंपल 4 स्तरें दिखाई है। ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी।
पहली कौन थी बताने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्यस्तर और फिर टैपिटम। ठीक है, अब अंदर कौन था? आपने बोला साहब अंदर जो था वो उत्तक था। ठीक है, अब ये जो उत्तक था, इस उत्तक को हमने क्या नाम दिया था? बीजाणु जनक उत्तक। क्या नाम दिया था? स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजाणु जनक उत्तक। ठीक है, अब इस बीजाणु जनक उत्तक में ध्यान से सुनना, इस बीजाणु जनक उत्तक में कई सारी कोशिकाएं, ध्यान से सुनना, कई सारी कोशिकाएं जो हैं वो आकार में फूल जाएंगी। ठीक है, ज्यादा क्या ग्रहण कर लेंगी? पोषण, और आकार में क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी। जैसे मान लेते हैं ये वाली आकार में क्या हो गई है? फूल गई है। ये वाली, ये भी आकार में क्या हो गई है? फूल गई है। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर मैंने ये दो कोशिकाएं आपको दिखाई हैं जो आकार में क्या हो गई हैं? फूल गई हैं। ठीक है, बाकी यूं की यूं है। ठीक है, अब ये जो फूली हुई कोशिका थी जो कौन से उत्तक में मिल रही थी? हमने बोला किसमें? बीजाणु जनक उत्तक में कुछ कोशिकाएं क्या हो गई हैं बच्चों? फूल गई हैं। इन फूली हुई कोशिकाओं को, या ये जो जिनका आकार बढ़ गया है, इनको हम बोलते हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम दिया है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये किसको नाम दिया है? इन फूली हुई कोशिकाओं को नाम दिया है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और याद रखना, ये कोशिका कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? द्विगुणित होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होने वाला है। अब आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो समझनी बहुत जरूरी हैं। क्या क्या होता है ना कि कई बार, ध्यान से सुनना, कई बार दो पादप कोशिकाएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ये जुड़ गई, और इनके केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो यहां से यहां या यहां से यहां जा सकते हैं। ठीक है, आदान प्रदान हो सकता है। वो संरचना जो इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ती है पादपों में, उसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। समझ में आ गया? अब बात आ रही है, ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए बताया कि मैं यहां पर ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, ये वाली, ये जो बड़ी हैं, ये फूली हुई हैं, मैं चाहता हूं कि इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बीच में कोई प्लाज्मोडेस्मेटा ना बने। कोई भी कहीं ना कहीं कोई भी गुणसूत्र का या कोई भी आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान ना हो। क्यों? क्योंकि यही वो कोशिकाएं हैं जो आगे जाकर युग्मकों का निर्माण करने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है हमने। किसमें? गुणसूत्रता में या आनुवांशिक पदार्थ में। यानी जो आनुवांशिक पदार्थ यहां पर मिलेगा उसको यही रहने देना है, इस वाली कोशिका के भी यही रहने देना है, दोनों का आदान प्रदान नहीं करना। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, इन दोनों के बीच में जो प्लाज्मोडेस्मेटा बन सकता है, या अगर है तो क्या मैं वो प्लाज्मोडेस्मेटा रखूंगा या उसे हटा दूंगा? सोचिए, उसे प्लाज्मोडेस्मेटा को रखूंगा या हटा दूंगा? हटाना पड़ेगा ना। किसको हटाना पड़ेगा? प्लाज्मोडेस्मेटा को। यानी अगर ये दो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ठीक है, और इनके बीच में अगर प्लाज्मोडेस्मेटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लाज्मोडेस्मेटा को खत्म करना पड़ेगा, ताकि दोनों के बीच में किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान ना हो। ठीक है, अब ये कैसे करूंगा? तो देखिएगा, यही कोशिका, कौन? यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने चारों तरफ एक स्तर स्त्रावित करेंगी। क्या बोला मैंने? अपने चारों तरफ क्या स्त्रावित करेंगी? एक स्तर। ठीक है बालक,
और ये जो स्तर जो है, इस स्तर ने ये जो प्लाज्मोडेस्माटा दोनों के बीच में बन रहा था, इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्तर है, इस स्तर का नाम आपने याद रखना है, क्या, कैलोज। भूलना मत, क्या नाम है बच्चों, कैलोज। ये स्तर का नाम क्या है, कैलोज। तो जरा सोचिए, कैलोज, दो क्वेश्चन है यहां पर। कैलोज किसने बनाई, कैलोज किसने स्त्रावित करी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने। क्यों स्त्रावित करी, ताकि दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बीच में कोई भी क्या ना बन सके, प्लाज्मोडेस्माटा। किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी चीज का आदान प्रदान ना हो। समझ में आ गया ना। अब आगे देखिएगा। अब साहब ये यहां पर हमने ये क्या दिखा रहे हैं, ये है हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यहीं से चलते हैं, कैसी थी बच्चों, द्विगुणित थी। कैसी थी ये, द्विगुणित थी। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होएगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होने वाला है, अर्धसूत्री विभाजन। अब जिन बच्चों को याद नहीं है अर्धसूत्री विभाजन, जरा सोचिए, 11th क्लास में हमने पढ़ा था, नाम में क्या रहा है, अर्धसूत्री। ठीक है, अर्ध का मतलब होता है आधा, और सूत्री शब्द किससे है, गुणसूत्र। यानी एक ऐसा विभाजन जिसमें जनक कोशिका से जब क्या बनेगी, पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, तो दोनों में जब मैं देखूंगा कि किसमें, मतलब दोनों में जब मैं देखूंगा क्या, कि गुणसूत्र की संख्या समान रही है कि आधी हो गई है। देखिए, अगर समान रहती तो मैं क्या बोलता, समसूत्री। लेकिन अगर आधी हो जाएगी तो क्या बोलूंगा, अर्धसूत्री। अब जिनको ये याद नहीं है, जरा जल्दी से देखिएगा फटाफट। क्या बेटा, ये कोशिका, इसके अंदर मान लेते हैं 46 गुणसूत्र मिल रहे हैं। कितने गुणसूत्र मिल रहे हैं, 46। मैंने इसमें कराया विभाजन कौन सा, समसूत्री। ठीक है, एक बार जब समसूत्री विभाजन होता है तो कुल 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2। और दोनों के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी, 46। यहां पर भी 46, यहां पर भी। तो जरा सोचिए, यह है पुत्री कोशिका और यह है कौन, मात्र कोशिका या जनक कोशिका। तो जनक कोशिका और पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान है कि अलग अलग है, समान है ना। तो नाम में क्या रहा है, सम। सम का मतलब है समान, और सूत्री शब्द किससे है, गुणसूत्र से। यानी एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। किसके बीच में, जनक कोशिका और पुत्री कोशिका। समझ में आ गया ना। अब देखिएगा अर्धसूत्री, ये एक कोशिका जिसके अंदर 46 गुणसूत्र थे। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक है, मैंने इसमें सबसे पहले क्या कराया, अर्धसूत्री प्रथम। कौन सा विभाजन कराया, अर्धसूत्री प्रथम। 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में ही गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी यहां पर कितने मिलेंगे, 23, और यहां पर भी कितने मिलेंगे, 23। तो जरा सोचिए, जनक कोशिका और पुत्री कोशिका को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, समान है कि आधी हो गई है, आधी। इसलिए क्या बोला है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कौन सा था, प्रथम था। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होएगा, वापस से क्या होएगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। क्या होएगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन कौन सा, द्वितीय। और याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है वो किसके जैसा होता है, वो इक्वल टू कर रहा हूं मैं, वो किसके जैसा होता है, समसूत्री के जैसा होता है। अब आप मुझे बताएं, समसूत्री में कहीं ना कहीं गुणसूत्रों की संख्या समान थी या नहीं थी, थी ना। तो अर्धसूत्री द्वितीय किसके जैसा है, समसूत्री के जैसा है। यानी इस कोशिका से जो 2 कोशिकाएं बनेंगी और यहां से भी जो 2 कोशिकाएं बनेंगी, जरा देखिए गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है कि समान है, क्या हो गई है, समान है।
तो जरा सोचिए, यहां पर 23 है, अब ये जनक थी और इससे ये जो दो पुत्री हैं, दोनों के बीच में क्या है, कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान। तो ये अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन जो होता है वो किसके जैसा होता है, समसूत्री। कुल मिला के कहने का मकसद ये था कि समसूत्री विभाजन जब होएगा तो एक कोशिका से कितनी बन रही है, 2, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा होएगा तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन रही हैं, 4, और इन चारों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो चुकी है, आधी। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक क्या दिया है, सिंपल सी चीज बताई है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों बताया इसे, रीजन क्या था बताने का, इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि आप में से कई बच्चों को नहीं पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा जी, याद रखना, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हम यहां पर किसकी बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे थे इसकी, कौन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कौन थी हमारी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसके बाहर एक स्तर मिल रही थी, कौन सी, कैलोज। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाला है क्या, विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब आप मुझे बताएं, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब क्या होएगा, अर्ध सूत्री विभाजन, क्या होएगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो सोच समझ के मुझे बताएं, ये कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2 बनेंगी कि 4 बनेंगी, 4 बनेंगी ना, मैंने अभी अभी आपको बताया ना, कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4। देखिए 1 2 3 और 4। अब आप मुझे बताएं, ये चारों कोशिकाएं जो हैं ये द्विगुणित हैं कि अगुणित हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, ये द्विगुणित होंगी कि अगुणित होंगी। देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी, द्विगुणित थी। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है कि समान रहती है, आधी हो जाती है ना, तो ये कैसी होंगी, अगुणित होंगी। ठीक है, अब अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये कोशिका क्या है, अभी अभी पूरा नहीं हो, अभी देखिएगा, ये जो अगुणित कोशिकाएं जो आपने बनाई हैं, पहले तो सोचिए, क्या ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी या पास पास रहेंगी, सोचिए, ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी कि पास पास रहेंगी। आप बोलेंगे दूर दूर हो जाएंगी, मैं बोलूंगा नहीं, पास पास रहेंगी। क्यों पास पास रहेंगी, जरा सोचिए, ये सबसे बाहर स्तर कौन थी, कैलोज थी ना, इस कैलोज स्तर के अंदर हो रहा है क्या, कोशिका में विभाजन। तो ये 4 कोशिका जो हैं ये ढकी हुई हैं, कौन सी स्तर से, कैलोज स्तर से। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या, ये कैलोज स्तर के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, विभाजन, जिससे क्या बन गई हैं, 4 कोशिकाएं। ये चारों कोशिकाएं कैलोज स्तर के अंदर है। इस संरचना को बोला जाता है चतुष्कीय या चतुष्क। सिंपल, क्या वर्ड बोला मैंने, चतुष्क बोला है। ठीक है, पूरा नाम नहीं है, अभी ध्यान से सुनना। ये चतुष्क क्यों है, क्योंकि ये 4 चीजों से मिलकर बनी है ये संरचना। ठीक है, कैलोज और अंदर 4 कोशिका। बात आ रही है ये 4 कोशिका कौन है, इन 4 कोशिकाओं का नाम क्या है। तो भैया इन प्रत्येक एक एक कोशिकाओं को हम नाम देते हैं क्या, लघु बीजाणु। क्या नाम दिया बच्चों, लघु बीजाणु। तो जरा सोचिए, ये जो चतुष्क बना है, इस चतुष्क को क्या नाम दूंगा मैं, लघु बीजाणु चतुष्क। पूरा नाम क्या होएगा बच्चों, याद रखना, क्या, लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, इसको हम क्या नाम दिया बच्चों, लघु बीजाणु चतुष्क नाम दिया है, क्योंकि ये चतुष्क जो है ये 4 कोशिकाओं से बना हुआ है, और ये 4 कोशिकाएं क्या कहला रही हैं, लघु बीजाणु, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के, ऊपर हेडिंग क्या दिख रही है आपको यहां पर,
ऊपर आपको क्या हेडिंग दिख रही है, जल्दी से मुझे बताएं। हेडिंग क्या दिख रही है? लघु बीजाणु जनन। तो क्या है लघु बीजाणु जनन? सीधा सीधा याद रखना, बोर्ड में डेफिनेशन पूछी जाएगी। क्या होता है लघु बीजाणु जनन? तो याद रखना, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं ये कौन था? बीजाणु धानी थी ना। इस बीजाणु धानी के अंदर हमने क्या देखा था? कोई उत्तक था। कौन सा उत्तक था? बीजाणु जनक उत्तक, जिसमें कुछ कोशिकाएं फूल गई थी, जिनको हमने क्या बोला? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने चारों तरफ एक स्तर बनाती है जिसका नाम है कैलोज। इन्हीं कैलोज के अंदर, इन्हीं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री, जिससे किसका निर्माण हो गया? लघु बीजाणुओं का। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? आपकी लघु बीजाणु जनन। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, अब यहां पर अंदर, इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या मिलेंगे? बहुत सारे चतुष्क मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या मिलेंगे? बहुत सारे क्या मिलेंगे? 1 2 3 4, इस तरीके से 4 कोशिकाओं का समूह जो होएगा मिलेगा या नहीं मिलेगा? और ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये तो हमने क्या बना दिया है? लघु बीजाणु। अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? आइएगा, नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, यहां पर जो आ रही है वो है लघु बीजाणु व परागकण की संरचना। किसकी संरचना देखने वाले हम यहां पर? लघु बीजाणु की और परागकण की। अब आप बोलेंगे सर क्या ये लघु बीजाणु ही परागकण होता है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, अभी नहीं। मैं ये बोलूंगा कि ये लघु बीजाणु आगे जाकर कहलाएगा क्या? परागकण। अभी क्या कहला रहा है? लघु बीजाणु। इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? परागकण बनेगा। समझ में आ गया? अब क्या परिवर्तन होंगे वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीजें जो देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे, इसको यहां तक याद रखना। कोई चीज नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपसे कई सारी चीजें पूछने वाला हूं। एंजॉय करें आज के डे को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।